हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस मूवी की शुरुआत में जांग और बिशिंग फेरिस व्हील में होते हैं। बिशिंग जांग से कहती है कि हम लोग फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो जांग कहता है कि एग्जाम खत्म होते ही तो मुझे बाहर ले आई, तो मैंने सोचा कि बारिश में फेरिस व्हील में टाइम गुजारना काफी रोमांटिक लगेगा। बिशिंग जांग का ये जवाब सुनकर थोड़ा हैरान होती है। बिशिंग कहने लगती है कि न जाने ये दिन कब खत्म होगा। बिशिंग को ये परेशान देखकर जांग गाना प्ले करके एक हैंड फ्री बिशिंग के कान में लगाता है। जब बिशिंग ये गाना सुनती है तो उसको याद आता है कि बस में भी इससे पहले जांग से इसने यही गाना लेकर सुना होता है। जांग इससे पूछता है कि क्या तुमने ये गाना पहले सुना है, तो बिशिंग कहती है कि नहीं, और ये दोनों कुछ देर के लिए ऐसे ही एक साथ गाना सुनने लगते हैं। अब यहाँ अचानक इनका फेरिस व्हील रुक जाता है तो जांग बिशिंग से कहता है कि तुम नर्वस नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बारिश खत्म हो चुकी होती है। बिशिंग फेरिस व्हील के अंदर ही सो गई होती है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये देखती है कि जांग नहीं है। ये देखकर बिशिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और जांग को आवाजें देने लगती है बाहर निकलकर। इतने में जांग आ जाता है। बिशिंग जांग को देखते उसको हक कर लेती है और अपने आप से कहती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद जांग की डेथ का कर्ज अब फाइनली खत्म हो गया है। अब यहाँ से वापस जाते बिशिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। मैं अपना कॉलेज स्टार्ट करने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ हो। ये जांग से कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी हो तुम मुझे फौरन बताओगे। तो जांग कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ। बिशिंग खुश होते हुए कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया और अब हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बिशिंग और जांग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। घर पर आकर बिशिंग अपने और जांग की पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और अपने आप से कहती है कि इस साल मैंने कुछ बुरा होने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की है। अब बिशिंग और जांग ग्रेजुएशन पार्टी पर आते हैं तो यहाँ पर मिस्टर गाओ जांग को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम यूजिंग होता है। ये भी जांग की तरह बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होती है। मिस्टर गाओ कहते हैं कि आज अच्छा मौका है, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो। ये कहकर मिस्टर गाओ तो चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों को बात करता हुआ देखकर बिशिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान चाओयंग मिस्टर गाओ की नकल उतार रहा होता है जिसको सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद यूजिंग और इसकी फ्रेंड जांग के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। इनको बातें करता हुआ देखकर बिशिंग जेलस हो जाती है, चाओयंग के पास आकर बैठ जाती है। जबकि जांग बिशिंग के मेजर के बारे में ही अपनी सीनियर से मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है। जब यूजिंग के दोस्त को ये मालूम होता है तो वो जांग से कहती है कि तुम्हें जल्दी से जाकर उस लड़की को बता देना चाहिए कि तुम उसको पसंद करते हो। अब बिशिंग जब जांग के पास आती है तो जांग इससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, तो बिशिंग कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। जांग कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक्वेरियम लेकर जाना चाहता हूँ। बिशिंग कहती है कि हाँ, मैं फ्री हूँ। अब चाओयंग गाओगी के घर पर आता है क्योंकि ये ग्रेजुएशन पार्टी पर नहीं आई होती। गाओगी यहाँ पर अपनी सभी पेंटिंग्स को चला रही होती है। ये देखकर चाओयंग इसको कहने लगता है कि तुम अपनी पेंटिंग्स को चला क्यों रही हो, तो गाओगी कहती है कि मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चाओयंग कहते हैं लेकिन अभी रिजल्ट तो नहीं आया ना। गाओगी कहती है कि जब मुझे ये आर्ट सर्टिफिकेट मिला था तो मुझे लगा था कि मैं कामयाब हो गई हूँ, लेकिन मेरे डैड ठीक कहते हैं कि आखिर इस सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है। ये कहकर ये चलाने लगती है, लेकिन चाओयंग इससे पेपर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने तो स्कूल के लिए स्टैचू भी डिजाइन किया था, तुम मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे देखो, मैं सभी रुकावटों के बावजूद अपने पैशन को परस्यू कर रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों अपने ड्रीम पर गिव अप कर रही हो। गाओगी कहती है कि हर साल 80 लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन एडमिशन सिर्फ 20 ही लोग हासिल कर पाते हैं। चाओयंग गाओगी से कहते हैं कि तुमने मुझसे जो भी कहा था तुम्हें उसको पूरा करना चाहिए, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। ये सुनते ही गाओगी चाओयंग को हक कर लेती है। गाओगी ऐसे ही कुछ देर के लिए रोने लगती है। चाओयंग गाओगी को इस तरह से देखकर हैरान भी होता है और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती है। आज चाओयंग बिशिंग के घर पर आया होता है। इतने में ही बिशिंग को एक कोरियर रिसीव होता है और उसके अंदर एक्वेरियम की टिकट्स होती हैं। जांग ने नोट पर लिखा होता है कि मैं तुमसे 3 बजे एक्वेरियम में मिलूंगा। जैसे ही चाओयंग इसको पकड़ता है तो बिशिंग इसको कहती है कि अब मुझे जाना होगा, इसलिए तुम भी वापस अपने घर चले जाओ। ये कहकर ये इसको बाहर निकाल देती है और अब बिशिंग तैयार होकर एक्वेरियम आ जाती है। जांग को बिशिंग का मैसेज आता है कि मैं एक्वेरियम पहुंच गई हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। साथ ही डोर नॉक होता है और बाहर मेजी आया होता है। जांग मेजी को यहाँ पर देखकर हैरान होता है तो मेजी जल्दी में होता है और जांग से कहने लगता है कि बिशिंग खतरे में है। अब जांग बिशिंग के पास एक्वेरियम जाता है और उसका हाथ पकड़कर इसको कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। जांग बिशिंग को अपने घर ले आता है। बिशिंग इससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इतने में पीछे से मेजी आ जाता है। सामने से मेजी के ग्रुप के कुछ लड़के आ रहे होते हैं। मेजी जांग को इशारा करता है तो जांग और बिशिंग अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेते हैं। ये लड़का मेजी से पूछ रहा होता है कि बिशिंग कहाँ पर है, तो मेजी कहने लगता है कि किसी को भी नहीं मालूम कि
बेशिंग कहाँ पर चली गई है। ये कहकर मेजी इन सब लोगों को यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद मेजी और बेशिंग जांग के घर पर होते हैं। बेशिंग इनसे पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मेजी बेशिंग को एक मैसेज दिखाई लगता है, लेकिन जांग इसको मना कर रहा होता है। मेजी जांग से कहता है कि तुम और कितनी देर तक इससे ये बात छुपाओगे। ये कहकर ये बेशिंग को फोन दिखा देता है और इसमें ली ने मैसेज किया होता है कि तुमने अभी तक उसको क्यों नहीं तलाश किया। बेशिंग कहती है कि आखिर ली मुझे क्यों तलाश कर रहा है। तो मेजी कहता है कि तुम्हारे भाई ने जो पैसे ली से लिए थे वो दिए बगैर ही वो चला गया है और ली मेरा बॉस है। अब वो चाहता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई को वापस बुलाए। मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम लिन की बहन हो। ये सुनते ही बेशिंग कहती है कि मुझे जाकर लिन को ढूंढना होगा। तो जांग इसको जाने से रोकता है और कहता है कि वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी खतरे में हो। मेजी बेशिंग से कहता है कि मैं जाकर ली को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बनाता हूँ, इतने में तुम भी वापस चली जाओ। अब जांग बेशिंग को वापस घर पर छोड़ने के लिए आता है। अगले दिन बेशिंग को जांग का मैसेज आता है कि मेजी ने कहा है कि पुलिस ली को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस सारे टाइम में घर पर ही रहना है। बेशिंग पूरा दिन घर पर रहकर बहुत ज्यादा बोर हो गई होती, इसलिए रात को जांग को जब कॉल करती है तो इसको बेल की आवाज करीब से ही सुनाई दे रही होती है। जब ये विंडो से बाहर देखती है तो जांग नीचे ही खड़ा होता है। बेशिंग नीचे आकर जांग से कहती है कि तुम्हें डर है कि मैं सेफ नहीं, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। तो जांग कहता है कि हाँ। बेशिंग इससे पूछती है कि आखिर ये कब सॉल्व होगा। इतने में ही जांग देखता है कि यहाँ पर वही लड़के फिर से आ रहे हैं। तो जांग ये देखकर बेशिंग को लेकर साइड पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर ऐसे ही उन लड़कों के जाने का वेट करता है। बेशिंग तो शॉक में दिखाई दे रही होती है। जांग कहता है कि मेजी ने मुझे बताया है कि ली ने इस पूरे इलाके में अपने आदमियों को तुम्हें तलाश करने के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस जल्दी इनको पकड़ लेगी। अब इतने में ये दोनों लड़के फ्लैश लाइट जांग और बेशिंग पर डाल रहे होते हैं। ये देखते ही जांग बेशिंग को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अभी तक ये लड़के जांग और बेशिंग को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि जांग और बेशिंग एक गली में छुपे होते हैं। साथ ही जांग को मेजी का मैसेज आ जाता है कि अब वो बेशिंग को तलाश करने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने ली को बता दिया है कि बेशिंग अब्रॉड चली गई है। यहाँ से जाते हुए जांग बेशिंग से कहता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, क्या तुम नर्वस हो। बेशिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो तुमसे वादा किया मैं उसको पूरा कर सकूं। अगले दिन मेजिंग जांग और बेशिंग लंच करने के लिए आए होते हैं। बेशिंग मेजी से पूछती है कि क्या तुम अभी भी इन्हीं लोगों के साथ रहोगे। तो मेजी कहता है कि मुझे फाइट करने में मजा आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ। ये सुनकर बेशिंग खुश होती है और बेशिंग मेजी से सॉरी भी करती है कि पहले मैंने तुम्हें कभी भी एक फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम जांग को नुकसान पहुंचाओगे। मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। मेजी बेशिंग से कहता है कि मैंने बचपन से अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी भी देर नहीं हुई, हम दोस्त बन सकते हैं। और अब फाइनली बेशिंग और मेजी भी दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन बेशिंग अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिजल्ट देखती है और बेशिंग के एग्जाम में 5 मार्क्स आए होते हैं। इसके पेरेंट्स तो ये मार्क्स देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद बेशिंग जांग के साथ लाइब्रेरी आती है। जांग इसको वेटनरी से रिलेटेड बुक निकाल कर देता है। बेशिंग अपसेट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि इसके मार्क्स के साथ इसको बीजिंग की यूनिवर्सिटी में जांग के साथ एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर गाओगी बेशिंग से मिलने के लिए आती है। तो बेशिंग गाओगी से पूछती है कि तुम कहाँ पर अप्लाई कर रही हो। तो गाओगी इसको कहती है कि मैं अपने पेंटिंग करियर को परस्यू नहीं करूंगी। ये सुनकर बेशिंग को बहुत दुख होता है। जांग और बेशिंग बीच पे वॉक करने के लिए आए होते हैं। बेशिंग की नजर गाओगी के डैड पर पड़ती है, जो कि इनकी क्लास इंचार्ज के साथ डिनर कर रहे होते हैं। बेशिंग अपने टीचर के पास जाकर ड्रिंक करने लगती है। गाओगी के डैड इसको डांट रहे होते हैं कि तुम अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। तो बेशिंग कहती है कि मैंने एग्जाम दे दिया, इसलिए मैं अब हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं रही। ये कहकर बेशिंग और भी ड्रिंक करने लगती है। बेशिंग अब ड्रिंक करने के बाद गाओगी के डैड से कहती है कि आप हमेशा गाओगी को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। वो दिल से सिर्फ ड्राइंग करना चाहती है और अगर उसने इस पर गिव अप कर दिया तो उसको बाद में बहुत पछतावा होगा। और अगर गाओगी अपने सपने को चेस कर रही होगी, उसके दौरान अगर उसको कोई मुश्किल भी आएगी तो गाओगी उसका भी सामना करने के लिए तैयार है। बेशिंग अपनी बातों से गाओगी के डैड को कन्विंस कर लेती है। गाओगी के डैड बस बेशिंग से ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि गाओगी की नजर में मैं एक अच्छा डैड हूँ। बेशिंग कहती है कि अगर आप उसको ड्राइंग करने की इजाजत दे देंगे तो उसके लिए आप बेस्ट डैड होंगे। बेशिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए जांग इसको अपनी बैग पर कैरी करके वापस घर लेकर आ रहा होता है। जांग बेशिंग से कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो ना। तो बेशिंग रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बीजिंग नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे ग्रेड्स आए मुझे नहीं लगता कि उसकी मदद से मेरा एडमिशन
CAU में होगा। सांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बिशिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ बीजिंग ना जा पाई तो क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करोगे? सांग कहता है कि नहीं। बिशिंग कहती है लेकिन मुझे डर लगता है। ये सुनकर सांग इसको हक करता है तो बिशिंग सांग को चांद की तरफ देखने के लिए कहती है। जब सांग चांद की तरफ देख रहा होता है तो बिशिंग सांग के फेस पर किस करती है। सांग बिशिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है। बिशिंग सांग से कहती है कि तुम मुझे घर ले चलो। ये सुनकर सांग बिशिंग को फिर से उठाकर घर पर लेकर जाने लगता है। आज स्कूल में सभी बच्चे अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आए होते हैं। गाओगी अपने डैड के पास आकर कहती है कि मैं आर्ट अकेडमी नहीं जाऊंगी, आप जो भी यूनिवर्सिटी कहेंगे मैं वहीं पर एडमिशन ले लूंगी। गाओगी के डैड इसको इसकी फेवरेट आर्ट अकेडमी का फॉर्म देते हैं, जिसको देखकर गाओगी मुस्कुराने लगती है। इतने में ही चोयांग गाओगी के डैड के सामने आकर कहने लगता है कि गाओगी को ड्राइंग करना पसंद है, इसलिए आप इसको आर्ट अकेडमी जाने दें। गाओगी के डैड इसके सामने हाँ करके चले जाते हैं। चोयांग कहते हैं कि क्या मैंने इनको कन्विंस कर लिया है। गाओगी कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मेरी करियर चॉइस इतनी इम्पोर्टेंट है? चोयांग कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी शर्त मानने के लिए कर रहा था। ये सुनकर गाओगी चोयांग का हाथ पकड़कर इसको यहाँ से ले जाती है। अब गाओगी और चोयांग बिशिंग और सांग के पास जब आते हैं तो बिशिंग इन दोनों को हाथ पकड़ा देकर पूछने लगती है कि ये सब क्या है। चोयांग बिशिंग को ये बात कंफर्म कर देता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सांग बिशिंग को एक फ्लावर देता है, जिसको देखकर बिशिंग मुस्कुराने लगती है। साथ ही इसको ज़ेन्यू का मैसेज आता है कि कल मैं तुम्हारे एक्वेरियम में इंतजार करूंगा। इसके बाद बिशिंग और सांग जब वापस आ रहे होते हैं तो सांग बिशिंग से कहता है कि अगर तुम बीजिंग जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ बीजिंग जाऊंगा, लेकिन अगर तुम बीजिंग ना जा सकी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सांग बिशिंग से इसी बात को लेकर वादा कर लेता है। इतने में बिशिंग की नजर अपने भाई पर पड़ती है जो कि छुपा होता है। बिशिंग अपने भाई से कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो लिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों को देखने आया था कि तुम लोग ठीक हो ना। बिशिंग कहती है कि अगर तुम्हें हमारी परवाह होती तो तुम पैसे कभी उधार लेते ही नहीं। तो लिन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। ये बिशिंग को दिखाता है कि मैंने 200,000 यॉन जमा कर लिए हैं, जब मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहकर लिन चला जाता है। अगले दिन बिशिंग एक्वेरियम चली जाती है और यहाँ पर बिशिंग देखती है कि ज़ेन्यू स्विमिंग कर रहा होता है और ये बिशिंग के लिए हार्ट साइंस बना रहा होता है। ज़ेन्यू जब बाहर आ जाता है तो बिशिंग इससे कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे थे। तो ज़ेन्यू कहता है कि मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। ये बिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ये सुनते ही बिशिंग को वो सारा टाइम याद आता है जो इसने ज़ेन्यू के साथ फ्यूचर में गुजारा होता है। बिशिंग ज़ेन्यू से कहती है कि शायद तुम मेरी बात की यकीन नहीं करो, हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है और उस टाइम पर मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम मुझे पसंद करते हो कि तुम्हें अपना आप भी याद नहीं है। लेकिन फिर बाद में मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जब आप खुद को पसंद करते हैं और तलाश कर लेते हैं कि आप कौन हैं, तो बाकी लोग भी आपको तभी पसंद करते हैं। ज़ेन्यू कहता है कि तुम अब पहले से बहुत बदल गई हो, तुम काफी अट्रैक्टिव हो गई हो, मैं चाहकर भी अपनी नजर तुमसे नहीं हटा पाता। तो बिशिंग कहती है कि लेकिन सच्चाई ये है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे उसको ये बात बतानी है कि मैं उसको पसंद करती हूँ। ज़ेन्यू इसके लिए बिशिंग को गुड लक कहता है। कि सुनकर बिशिंग यहाँ से चली जाती है। आज सुबह सुबह बिशिंग को ज़ांग की कॉल आती है जिसको हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। ये ज़ांग से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट्स हैं। पहला ये कि मेरा एडमिशन हो गया है, मैं तुम्हारे साथ बीजिंग जा रही हूँ। ये सुनकर ज़ांग बहुत खुश होता है, पूछता है कि दूसरा गिफ्ट क्या है। तो बिशिंग कहती है कि वो सरप्राइज है, तुम्हें रात में मालूम होगा। अब रात में बिशिंग ज़ांग को क्लब ले आती है। ज़ांग कहता है कि क्या ये गिफ्ट है? तो बिशिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि अब तुम अडल्ट हो गए हो। ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ ज़ेन्यू बास्केटबॉल कोर्ट में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर मेजी के ग्रुप के लड़के खेल रहे होते हैं। बॉल ज़ेन्यू के पास आती है तो ज़ेन्यू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है, इसलिए इनसे कहने लगता है कि तुम लोगों से किसने कहा है कि तुम लोग यहाँ पर खेल सकते हो। ये लड़का ज़ेन्यू से कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। तो ज़ेन्यू कहता है कि तुम्हारा मसला नहीं है, तुम कौन सा बिशिंग हो। बिशिंग का नाम सुनते ही ये ज़ेन्यू से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब्रॉड चली गई, इसी वजह से तुम दुखी हो। तो ज़ेन्यू कहता है कि तुमसे किसने कहा कि वो अब्रॉड चली गई है, वो यहीं पर इसी शहर में है। ये सुनकर ही बहुत हैरान होता है। ज़ेन्यू कहता है कि वो तो उस लड़के के साथ बीजिंग भी जा रही है। ये लड़का ज़ेन्यू से कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये कहकर ये चले जाते हैं। अब बिशिंग ज़ेन्यू के पास आ जाती है और कहने लगती है कि आइंदा इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करना। ज़ेन्यू कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुम मेरी कॉल सुनने के बाद यहाँ पर आ गई। ये बिशिंग से कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे ना एक दूसरे से। बिशिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। ये कहकर बिशिंग ज़ांग का हाथ पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। वापस आते हुए मेजी अपने गैंग के साथ बिशिंग को ढूंढने के लिए फिर से आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेजी ज़ांग को इशारा कर देता है, जिसको देखते ही ज़ांग बिशिंग को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ज़ांग बिशिंग को जल्दी से फोटो बूथ में ले आता है, लेकिन बिशिंग को नहीं मालूम होता कि मेजी
मेजी का गैंग इसका पीछा कर रहा है। अब इस लड़की को शक हो जाता है कि कहीं बिशिंग इस फोटो बूथ में ना हो। सांग जैसे ही किसी के करीब आने की आवाज सुनता है तो ये बिशिंग को चुप करने के लिए कहता है। इतने में ही मेजी इस लड़के के पास आ जाता है, कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं, हम कहीं और जाकर ढूंढते हैं। ऐसा करते हुए बिशिंग और सांग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत ज्यादा शौक में दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद सांग बिशिंग को इसके घर छोड़ देता है और वापस जाते हुए ये मेजी को कॉल करके कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या लिन ने पैसे वापस नहीं कर दिए थे। मेजी कहता है कि लिन ने पैसे वापस नहीं किए हैं और ली इस बात को लेकर पागल हो गया है कि उसको हर हाल में बिशिंग उसके सामने चाहिए। इतने में सांग की नजर लिन पर पड़ती है जो कि यहाँ से गुजर रहा होता है। सांग लिन के पास जाते इसके चेहरे पर एक पंच मारता है। सांग अब लिन से पूछता है कि तुमने अभी तक पैसे वापस क्यों नहीं किए। तो लिन कहता है कि जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी उस दिन मैं ली से भी मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैंने पैसे देने में बहुत देर कर दी, इसलिए अब मुझे 500,000 यॉन उसको इंटरेस्ट भी देना होगा और मेरे लिए इतने पैसे लाना मुमकिन ही नहीं है। ली ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरी फैमिली को परेशान करेगा, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है छुपने के अलावा। सांग कहता है कि तुम ली के पास चले जाओ क्योंकि ली आज बिशिंग को पकड़ने ही वाला था और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। सांग कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, ली जो काम कर रहा है वो इलीगल है, इसलिए ऐसा करने से वो भी पकड़ा जाएगा और तुम्हारी फैमिली भी खतरे से बाहर आ जाएगी। लिन कहता है कि मुझे कुछ क्लाइंट से डील करनी है, उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं एक अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन तुम इस दफा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सांग कहता है कि ठीक है। अब बिशिंग सपना देख रही होती है। सांग बिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर सांग बिशिंग को किस करता है और बिशिंग नींद में ही कह रही होती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसकी मॉम ये सुन लेती है और इसको उठाते हुए कहती है कि एक लड़की को अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो बिशिंग उठकर कहती है कि मॉम मैं सिर्फ सपना ही तो देख रही थी, आपको इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिशिंग का एडमिशन लेटर इसको मिल गया होता है। बिशिंग का एडमिशन चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो गया होता है। इसके पेरेंट्स तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सांग बिशिंग से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है कि इतने में इसके पेरेंट्स वापस घर आ जाते हैं। सांग अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत हैरान होता है, पूछता है कि आप अचानक यहाँ पर। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अभी ग्रेजुएट हुए इसलिए हम वापस आ गए हैं। बिशिंग सांग के घर के बाहर खड़े होकर अपने एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि सांग को ये किस वे में बताएगी कि इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। इतने में ही सांग अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आ जाता है। बिशिंग इन सबको देखकर हैरान हो जाती है। अब बिशिंग सांग की मॉम के पास आकर बैठ जाती है। सांग की मॉम कहती है कि जब मेरी मुलाकात तुमसे पहले हुई थी तभी से तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये कहकर सांग की मॉम अपना कंगन उतार कर बिशिंग को देने लगती है, लेकिन बिशिंग लेने से इनकार कर रही होती है। सांग की मॉम सांग से कहती है कि तुम जाकर किचन में अपने डैड की मदद करवा और ये जबरदस्ती बिशिंग को ये कंगन दे देती है। सांग की मॉम बिशिंग से पूछती है कि तुम सांग के बारे में क्या सोचती हो। तो बिशिंग कहती है कि सांग बहुत अच्छा है। सांग की मॉम इसके डैड से कहती है कि हमें बिशिंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना चाहिए। ये सुनते ही बिशिंग तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, इसलिए ये जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सांग मेजी से मिलने के लिए आता है और इसको एक्वेरियम वाले दिन के लिए थैंक्स कहता है। मेजी कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कर रहे हो, बिशिंग मेरी भी तो दोस्त है। सांग मेजी से कहता है कि क्या तुमने कभी इस शहर को छोड़ने के बारे में सोचा है। जब लिन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा तो ली के पकड़े जाने के बाद पुलिस तुम्हारे पास भी आएगी। तो मेजी कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र नहीं करो। इतने में यहाँ पर गाओगी भी आ जाती है। सांग ने गाओगी को यहाँ पर बुलाया होता है। मेजी सांग पर हंस रहा होता है कि तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि बिशिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम घर नहीं जा सकते। गाओगी कहती है कि अगर ये बात है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। सांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रपोजल सैन्यू के प्रपोजल से 100 टाइम बेहतर हो। गाओगी सांग से कहती है कि प्रपोजल की प्रिपरेशन में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब सांग अगले दिन प्रपोजल का सारा सामान लेकर जू आ जाता है क्योंकि ये यहाँ पर बिशिंग के लिए प्रपोजल तैयार करने वाला होता है। सांग बहुत देर से मेजी को कॉल कर रहा होता है। इसने मेजी को रोजेस लाने के लिए कहा होता है, लेकिन मेजी का फोन बंद जा रहा होता है। सांग को फिक्र होती है कि कहीं ली ने मेजी के साथ कुछ कर ना दिया हो, इसलिए यहाँ से चला जाता है। सांग जब मेजी की शॉप पर आता है तो सांग की स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट पर एक लेटर लिखा होता है जिसमें मेजी सांग से कहता है कि मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी फर्स्ट लव ने आज मुझे कांटेक्ट किया है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से दो लड़के गुजर के जा रहे होते जो कि किसी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। सांग ये बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ ली मेजी को मार रहा होता है और इससे पूछ रहा होता है कि लिन की बहन कहाँ पर है। तो मेजी कहता है कि मुझे नहीं मालूम। ली कहता है कि मुझे तो ये मालूम है कि वो कभी भी अब्रॉड नहीं जाना चाहती थी। तो मेजी कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला है। ये कहकर ये हंसने लगता है। ली अपने आदमियों को इशारा देता है और वो मेजी को मारने लगते हैं। अब गाओगी जल्दी से बिशिंग को अपने
साथ जू ले आती लेकिन जांग यहाँ पर मौजूद नहीं होता। बिशिंग गाओगी से पूछती कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो, तो गाओगी कहती है कि जांग तुमसे आज अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। बिशिंग कहती है कि तुम मुझे बता ही देती ताकि मैं अच्छा ड्रेस पहन आती। गाओगी कहती है कि ये मसला नहीं है क्योंकि जांग तुम्हें तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से पसंद नहीं करता। इतने में बिशिंग को जांग की कॉल आती है कि तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन पर है और तुम्हारी मॉम भी यहीं पर है। ये सुनते ही फौरन बिशिंग भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। अब बिशिंग के भाई लिन को जब यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो बिशिंग की मॉम पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या जब मेरा बेटा पैसे वापस दे देगा तो उसको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना। तो कहती है कि हम सिर्फ वक्ती तौर पर सवाल जवाब के लिए इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बिशिंग की मॉम जांग और बिशिंग को वापस घर जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद बिशिंग और जांग बातें करते हुए समंदर किनारे आ जाते हैं। यहाँ पे बिशिंग देखती है कि जो लाइट हाउस टावर होता है उसको गिरा दिया जाता है। बिशिंग कहती है कि जिस लाइट हाउस से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है अब वो गिरा दिया गया है। इसका क्या ये मतलब है कि अब सारी बुरी चीजें भी इसके साथ खत्म हो गई हैं? जांग कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। बिशिंग जांग से कहती है कि आज तुम क्या मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करने वाले थे? जांग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, कहने लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है। बिशिंग कहती है कि तुम्हारा मुझ पर बहुत कर्ज है, इसीलिए पहले मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए। अब बिशिंग जांग को अपने साथ मार्केट ले आती है। जांग कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? तो बिशिंग इसको आंखें बंद करने के लिए कहती है। जांग आंखें बंद करने के लिए मान नहीं रहा होता तो बिशिंग कहती है कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम आंखें बंद कर लो। अब बिशिंग 5 तक काउंटिंग करती है और जैसे ही काउंटिंग इसकी कंप्लीट होती है तो ऊपर से बहुत सारे बैलून्स जांग के ऊपर गिरते हैं। ये देखकर जांग को बहुत अच्छा लगता है। बिशिंग जांग से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा से ये बात बताना चाहती थी। इतने में यहाँ पर भागता हुआ मेजी आता है जो कि जांग और बिशिंग से कहता है कि ली हमारा पीछा कर रहा है। मेजी इन दोनों को अपने साथ लेकर भागने लगता है। एक जगह पर रोककर मेजी जांग और बिशिंग से कहता है कि तुम लोग ऊपर चले जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। जांग और बिशिंग बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक कबर्ड होता है जिसको देखकर जांग बिशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ, लेकिन बिशिंग इसके लिए नहीं मान रही होती। जांग जबरदस्ती बिशिंग को इसके अंदर जाने के लिए कहता है। जांग बाहर से इसको बंद कर देता है और अब छत पर वो बाकी लड़के भी आ गए होते हैं जो कि जांग से बिशिंग के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। इसमें थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से बिशिंग के सब कुछ देख रही होती है। बिशिंग के देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन इतने में ये जांग की आवाज सुनती है और जांग बिशिंग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बिशिंग सामने देखती है तो जांग इस बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर बिशिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और रोने लगती है। और अब बिशिंग की जब आंख खुलती है तो ये 2021 में वापस आ गई होती है। अब बिशिंग को जांग के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आने लगता है, जिसको याद करके बिशिंग बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब बिशिंग अपने भाई के पास आकर पूछती है कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन क्या हुआ था। लिन इसको पहले तो बताना नहीं चाह रहा होता। जब बिशिंग इसको फोर्स करती है तो लिन इसको बताता है कि उस टाइम पे मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे और मैं वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। मॉम डैड को भी इस बारे में पता है। बिशिंग इससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने अप्रोच किया था उन लोगों के अलावा जो तुमसे पैसे वापस मांग रहे थे? लिन कहता है कि हाँ, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि मेरी बहन खतरे में है। मुझे लगा था कि ये मैसेज हमारे पेरेंट्स ने किया है, लेकिन तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन उसी नंबर से मुझे फिर मैसेज आया था। ये मैसेज देखते ही लिन लाइट हाउस जाता है और यहाँ पर लिन जांग को लाइट हाउस से नीचे गिरते हुए देखता है। लिन कहने लगता है कि उस दिन के बाद से मुझे मालूम हुआ था कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और उस दिन बीकन यानी कि लाइट हाउस पर क्या हुआ था मुझे कुछ सही से याद नहीं है। बिशिंग अपने रूम में आकर जल्दी से मैसेज डिलीट करने लगती है, लेकिन डिलीट करने वाले सारे मैसेज खत्म हो गए होते हैं। ये देखकर बिशिंग रोते हुए कहती है कि अब मैं वापस क्यों नहीं जा सकती, अगर मैं वापस नहीं गई तो आखिर मैं उसको बचाऊंगी कैसे। इन्हीं सब बातों को लेकर बिशिंग रोने लगती है। इसके बाद बिशिंग अगले दिन समंदर किनारे आती है और अपने आप से कहती है कि मैं ये कैसे भूल गई थी कि लाइट हाउस तो काफी सालों पहले ही यहाँ से गिरा दिया गया था। अब लाइट हाउस की जगह यहाँ पर जब टूरिस्ट प्लेस बनी होती है वहाँ पर बिशिंग किसी को ऊपर छत पर देखती है। ये देखते ही बिशिंग भागते हुए यहाँ पर आ जाती है, लेकिन जो वर्कर होती है वो बिशिंग से कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आज ये जगह बंद है। बिशिंग इसे बहुत रिक्वेस्ट करती क्योंकि बिशिंग को ये लग रहा होता है कि ऊपर जांग है, लेकिन ये वर्कर बिशिंग को यहाँ से नहीं जाने देती। यही सुनकर बिशिंग यहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब बिशिंग की मॉम परेशानी की हालत में उसको यहाँ से लेने के लिए आती क्योंकि इसकी मॉम को लगा होता है कि बिशिंग शादी टूटने की वजह से यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए आई है। बिशिंग अपनी मॉम को परेशान देकर कहती कि मॉम मैं ठीक हूँ, और जब ये दोनों वापस आ रही होती है तो बिशिंग की मॉम की टांग में बहुत दर्द हो रही होती है। बिशिंग अपनी मॉम को अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर बताता है कि बिशिंग की मॉम की टांग का लिम्फ ग्लैंड में मसला आ रहा है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ज्यादा परेशानी की बात कोई नहीं है, बस आपने कोशिश करनी है कि वो किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस ना ले। रात में बिशिंग अपनी मॉम के डिजीज के रिलेटेड ही बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में आती है। यहाँ पर बिशिंग एक
बुक देखती है जिसके बुक कार्ड पर जांग का नाम लिखा होता है। ये देखकर बिशिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और नीचे आकर लाइब्रेरियन से कहती है कि क्या आप जांग नामी लड़की को जानते हैं, मुझे इसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। तो ये कहने लगता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, वैसे भी हम अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। लेकिन बिशिंग लाइब्रेरियन से बात करना चाहती होती है, इसलिए ये बॉक्सेस अंदर रखने में इसकी मदद करती है। बॉक्स रखने के बाद ये दोनों बैठ जाते हैं तो ये लाइब्रेरियन बिशिंग से कहता है कि तुम्हें आखिर जांग का कॉन्टेक्ट नंबर क्यों चाहिए, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है। बिशिंग कहती है कि जांग ने मुझसे कहा था कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर हम दोनों अलग हो गए थे। मैं उसको ये बता ही नहीं सकी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, इसलिए शायद हमें सिर्फ क्लासमेट्स ही कहा जा सकता है या फिर दोस्त। ये कहता है कि तुम उससे ये बात क्लियर करना चाहती हो। तब बिशिंग कहती है कि नहीं, मैं उसको सिर्फ एक और दफा देखना चाहती हूँ। लाइब्रेरियन कहता है कि क्या वो तुम्हारे लिए इतना अहम है। तो बिशिंग कहती है कि जांग की वजह से ही मुझे इस दुनिया को एक अलग एंगल से जानने का मौका मिला। जब मैं उसे बेहतर तरीके से जानने लगी तो वो गायब हो गया, उसने ये दुनिया छोड़ दी। बिशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लाइब्रेरी कार्ड एक गलतफहमी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। अब बिशिंग अपने घर वापस आ जाती है और इस लाइब्रेरियन ने बिशिंग को जांग का कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया होता है। अब बिशिंग इस नंबर पर हाई का मैसेज करती है। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो बिशिंग इसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। अगले दिन बिशिंग जांग के घर पर आती है। अब यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि बिशिंग से पूछती है कि तुम किसको तलाश कर रही हो। तो बिशिंग कहती है कि क्या आप यहाँ पर रेंट पर रहती हैं। तो ये लेडी कहती है कि ये घर मेरा है। बिशिंग इससे पूछती है कि क्या आप जानती हैं कि पिछले ऑनर कहाँ पर हैं। तो ये लेडी कहती है कि इतना पुराना घर है, इसको शायद कई दफा बेचा गया है, तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है। इतने में बिशिंग यहाँ पर गाओगी को आते हुए देखती है। गाओगी को देखकर बिशिंग को बहुत खुशी होती है। बिशिंग गाओगी से बातें करते हुए इसके साथ इसके एग्जीबिशन वाली जगह पर जा रही होती है। गाओगी कहती कि तुम्हें मैं कैसे याद हूँ। तो बिशिंग कहती है कि तुम हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम याद है। बिशिंग गाओगी से पूछती कि क्या तुम्हें जांग के बारे में कुछ मालूम है जो तुम्हारे साथ वाले घर में रहा करता था। गाओगी हैरान होकर कहती है कि क्या तुम भी उसको जानती हो। बिशिंग कहती है कि मुझे ये मालूम हुआ है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था। गाओगी कहती कि तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ नहीं मालूम। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद जांग की फैमिली ये शहर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया था, हम भी यहाँ से मूव हो गए थे। अब मैं सिर्फ अपने पुराने घर को अपनी पेंटिंग्स के वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। ये बिशिंग को बताते कि इन सालों में मैंने और जांग ने कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन तुम जांग से अचानक क्यों मिलना चाहती हो। तो बिशिंग कहती है कि उसका मुझ पर कुछ कर्ज है जो मैं उसको वापस करना चाहती हूँ। गाओगी कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगी, शायद सब सही कहते हैं कि जांग मर चुका है। अब गाओगी को इसके एग्जीबिशन के लिए बुलाया जा रहा होता है। गाओगी बिशिंग से कहती है कि अगर तुम कल फ्री हुई तो तुम मेरी एग्जीबिशन देखने जरूर आना। तो बिशिंग कहती है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगी। बिशिंग घर वापस आने के बाद भी जांग से मिलने की उम्मीद में इसको फिर से मैसेज करती है और आज बिशिंग को मैसेज आ जाता है कि कल हम 10 बजे बुक स्टोर में मिलेंगे। अगली सुबह बिशिंग बुक स्टोर आ जाते हैं। बिशिंग से मिलने के लिए एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि बिशिंग से कहता है कि आप मुझसे आखिर क्यों मिलना चाहती हैं। बिशिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है। बिशिंग इसको कहती है कि मैं तुम्हारे नाम के एक और आदमी को ढूंढ रही हूँ। तो ये बच्चा कहता है कि फिर आपको उसी को ढूंढना चाहिए। बिशिंग कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी तो तुम्हारी स्टडी भी डिस्टर्ब हो गई होगी। तो बच्चा कहता है कि ये नंबर मेरा नहीं, मेरे प्राइवेट टीचर का है, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। ये कहकर ये बच्चा चला जाता है तो बिशिंग इसके पीछे जाती है ये देखने के लिए कि आखिर इसका टीचर कौन है। लेकिन जब बिशिंग इसको देखती है तो इसका टीचर कोई और होता है, जांग नहीं। दूसरी तरफ चायांग एक बहुत ही मशहूर क्रोस टॉक मास्टर बन गया है। बिशिंग चायांग को इतना फेमस देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। इस रश में चायांग की नजर बिशिंग पर पड़ती है। अब चायांग और बिशिंग एक दूसरे से बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। चायांग कहता है कि हमारी बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। बिशिंग चायांग से कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे हमारे हाई स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई हैं। हम दोनों साथ क्लासेस स्किप किया करते थे और हमने तुम्हारी सीक्रेट बेस भी साफ की थी। चायांग हैरान होकर कहता है कि तुम्हें मेरी सीक्रेट बेस के बारे में कैसे मालूम है। बिशिंग कहती है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं हमारे हाई स्कूल के वक्त में टाइम ट्रेवल करके गई थी तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे। चायांग कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा क्योंकि मैं क्रॉस टॉक मास्टर हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी होती हैं। ये बिशिंग से पूछता है कि आखिर तुम वापस कैसे आई। बिशिंग कहती है कि एक आदमी की डेथ की वजह से मैं वापस आ गई। चायांग कहता है कि अगर तुम उसकी जान बचा लेते तो तुम यहाँ पर वापस ना आती, लेकिन क्या तुमने अपनी यहाँ की जिंदगी और अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। बिशिंग कहती है कि ना ही मैं वापस जा सकती हूँ ना ही मैं उसको बचा सकती हूँ और मेरा ये ट्रिप यहीं पर खत्म हो गया है। चायांग कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त इतना फेमस क्रॉस टॉक एक्टर बन गया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं कुछ सालों के लिए यहीं पर रुकने वाला हूँ अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो
तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो। बिशिंग कहती कि हाँ जरूर आऊंगी। इसके बाद बिशिंग स्टार्स देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी आती है। जब ये ऑब्जर्वेटरी से वापस आ रही होती तो इसके बैग से इसका पुराना फोन नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से इसका फोन टूट जाता है। बिशिंग जल्दी से इसको जोड़कर ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा होता। ये देखकर बिशिंग कहती कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया और अब मेरे पास कोई और चांस भी नहीं है। यही सोचकर बिशिंग रोने लगती है कि अब ये क्या करेगी। आज बिशिंग जू वापस आकर अपने बॉस से माफी मांगती है, अपनी पिछली गलती के लिए रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मुझे एक और चांस दे दें, मैं इस बार बहुत मेहनत से काम करूंगी। इसके बॉस इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन ये बिशिंग से एक सवाल पूछते हैं कि तुम तो हमेशा से जू से नफरत करती थी, तो अब तुम वापस क्यों आना चाहती हो। बिशिंग कहती कि मुझे अब ये बात रियलाइज हुई है कि हर जॉब का कोई मकसद और मीनिंग जरूर होता है। जब बिशिंग जू में वॉक कर रही होती तो उसको वो टाइम याद आता है जब ज़ांग ने फायरवर्क्स को देखकर ये विश मांगी थी कि ये बीजिंग यूनिवर्सिटी में बिशिंग के साथ जाना चाहता है। आज बिशिंग ज़ांग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। अब हमें मेजी को दिखाया जाता है जो कि अब एक कार रिपेयरिंग शॉप पर काम करता है। अब ज़ेन यू मेजी के पास अपनी वेडिंग कार ठीक करवाने के लिए आता है। ये मेजी को अपनी कार की चाबी देकर चला जाता है। आज जू का एक पैरेट गायब हो गया होता है, जिसकी वजह से बिशिंग का बॉस से बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम पहले से भी ज्यादा मेहनत करोगी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो गया है। बिशिंग कहती है कि मेरी गलती इसलिए मैं बिल्कुल वैसा ही पैरेट खरीद कर लाऊंगी। इसका कुलीग चेन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन बिशिंग कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब बिशिंग पैरेट खरीदने के लिए आ जाती है। बिशिंग को पैरेट तो मिल रहा होता है, लेकिन वो पैरेट नहीं होता जो इनके जू में था, क्योंकि इनके जू वाला पैरेट बात भी कर सकता होता है। बिशिंग कहती है कि हमारे जू वाला पैरेट आई लाइक यू कह सकता था। तो ये आदमी कहने लगता है कि ये सिखाने के लिए तो 1 साल लग जाएगा। इतने में ही मेजी वही सेम पैरेट लेकर यहाँ पर आ रहा होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ज़ांग मेजी को लेकर जू में यही पैरेट दिखाने के लिए लाता है, जो कि मेजी को देखते ही लाइक यू कह रहा होता है। तो मेजी कहता है कि इस पैरेट को ये सब सिखाने का क्या फायदा है, तुम खुद ही ये बात जाकर बिशिंग से कह दो। मेजी इस पैरेट को देखते हुए कह रहा होता है कि ज़ांग ने तुम्हें ये सिखाने में बहुत मेहनत की, इसलिए अब तुम मेरे साथ घर चलो। इतने में बिशिंग उसी पैरेट की आवाज सुनती है तो ये मेजी के पीछे जाने लगती है। बिशिंग मेजी का उसकी रिपेयरिंग शॉप तक पीछा करती है, लेकिन ना ही मेजी का चेहरा देखती है और ना ही ये अंदर जाती है। बिशिंग वापस आकर अपने बॉस को बताती है कि मैं पैरेट नहीं खरीद पाई हूँ। तो इसके बॉस कहते हैं कि मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, हमारे उस पैरेट को चुराया गया है और ये पैरेट और किसी ने नहीं बल्कि मेजी ने चुराया होता है। इसके बॉस कहते हैं कि मैं फौरन पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन मेजी को देख के बिशिंग कहती है कि मैं इसके पास जाऊंगी इससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ ली फिर से मेजी को मार रहा होता है। ये मेजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किताबें पढ़कर एक अच्छे इंसान बन जाओगे, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मारो। तो मेजी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बिशिंग भी ये सब कुछ देख लेती है। जैसे ये सब लोग यहाँ से जाते हैं तो ये मेजी के पास जाकर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। अब एम्बुलेंस आकर मेजी को ले जाती है। यहाँ पर बिशिंग किसी पैरेट को देख रही होती है और मेजी के बेड पर एक पिक्चर पड़ी होती है। बिशिंग उठाकर देखती है तो ये मेजी और ज़ांग की पिक्चर होती है। ये देखकर बिशिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और इस पिक्चर के पीछे जो टाइम होता है वो 2020 का लिखा होता है। बिशिंग कब ये फोटो लेकर लाइब्रेरियन के पास आती है, कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर कब ली गई है। इस फोटो के पीछे जो लिखा होता है उसको पढ़कर तो लाइब्रेरियन यही कहता है कि ये 2020 की है, लेकिन लाइब्रेरियन कहते हैं कि इस तस्वीर और इसके पिक्सल को देखकर मुझे लगता है कि ये तस्वीर 10 साल पुरानी है। बिशिंग ये सुनकर एक दफा फिर से कंफ्यूज हो जाती है। अब जाते हुए ये लाइब्रेरियन से कहती है कि क्या आप मेरे लिए ये पुराना फोन भी रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बिशिंग अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि इसकी मॉम की सर्जरी होनी होती है टांग की। अब बिशिंग का ये पुराना फोन लाइब्रेरियन ने ठीक कर दिया होता है। बिशिंग जब इस फोन को चेक कर रही होती है, बिशिंग को एक मैसेज नजर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं ज़ांग हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ये देखकर बिशिंग एकदम चौंक जाती है। इतने में बिशिंग की मॉम जाग जाती है, उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बिशिंग कहती है कि मॉम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अगले दिन बिशिंग की मॉम सर्जरी के लिए चली जाती है तो बिशिंग मेजी से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो डॉक्टर रूम से बाहर आ रहे होते हैं। बिशिंग मेजी की कंडीशन के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि मेजी अभी कोमा में है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स नॉर्मल हो गए हैं। अब बिशिंग की मॉम की सर्जरी हो गई होती है। बिशिंग के डैड इसकी मॉम की टेक केयर कर रहे होते हैं। बिशिंग रूम के बाहर ही खड़े होकर ये सब देख रही होती है। बिशिंग को अपने पेरेंट्स को इस तरह से देखकर अच्छा लग रहा होता है। अब बिशिंग बाहर बैठकर इसी मैसेज को देखने लगती है। अब बिशिंग इस मैसेज को डिलीट करने के बारे में सोच रही होती है। बिशिंग
हिम्मत करती है और डिलीट का बटन दबा देती है और बिशिंग इस बार 2010 में वापस आ जाती है। यहाँ पे बिशिंग ज़ांग को देखती है जो इसके सामने अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। साथ ही मेजी के गैंग के कुछ लड़के यहाँ पर आ जाते हैं जिनको देखकर बिशिंग ज़ांग का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो। बिशिंग ज़ांग को लेकर भागना शुरू कर देती है और ये लोग काफी दूर आ गए होते हैं। जैसे ये दोनों साइड में आकर रुकते हैं तो बिशिंग ज़ांग को हक करके रोने लगती है। बिशिंग कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल सेफ हो। ज़ांग तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। ये बिशिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। बिशिंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो हम एक दूसरे को दोबारा जानने का मौका दे सकते हैं। बिशिंग और ज़ांग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बिशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। बिशिंग कहने लगती है कि मेरे माइंड में बहुत टाइम से एक बात है। ज़ांग कहता है कि वो क्या है। बिशिंग ज़ांग से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर ज़ांग शॉक में दिखाई दे रहा होता है और इसके साथ ही बिशिंग 2021 में वापस आ जाती है। बिशिंग यही सोच रही होती है कि इस दफा ये वापस क्यों आ गई है। बिशिंग इसी बात पर हैरान होती है कि मैंने ज़ांग को बचाया, उसके बावजूद भी मैं वापस आ गई हूँ। बिशिंग इसके बाद हॉस्पिटल से घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आती है तो बिशिंग अपना फोन निकाल लेती है जिसमें एक आखिरी मैसेज बचा होता है। बिशिंग कहती है कि ये मेरा आखिरी चांस है, मुझे ज़ांग को हर हाल में बचाना होगा। ये कहकर ये डिलीट का बटन दबा देती है और बिशिंग 2010 में वापस आ जाती है। बिशिंग टाइम देखती है तो 6:25 हुए होते हैं। बिशिंग को याद आता है कि ज़ांग के लाइट हाउस से नीचे गिरने वाला मैसेजेस को 6:40 पे आया था, इसलिए बिशिंग जल्दी से स्कूल से बाहर आ रही होती है और इसकी नजर पड़ती है कि ज़ांग यहीं पर मौजूद है। बिशिंग ज़ांग का हाथ पकड़कर इसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ज़ांग पूछता है कि क्या हुआ तो बिशिंग इसको कहती है कि तुम बस मेरे साथ आओ। ऐसा करते हुए ज़ांग का फोन नीचे गिर जाता है और बिशिंग जब फोन उठाती है तो ये देखती है कि ज़ांग के फोन से ही इसको वो लास्ट मैसेज आया होता है कि बिशिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये देखकर बिशिंग चौंक जाती है और इसी के साथ ये 2021 में वापस आ जाती है। बिशिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बार बार वापस क्यों आ रही है। बिशिंग अब भागते हुए हॉस्पिटल वापस आती है मेजी को देखने के लिए, लेकिन मेजी अपने रूम से जा चुका होता है। बिशिंग नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है कि वो तो आज ही सुबह डिस्चार्ज हो गया था। मेजी जब शॉप पर वापस आता है तो ये देखता है कि पूरी शॉप का सामान बिखरा होता है क्योंकि वो लड़के फिर से यहाँ पर आए होते हैं। इसका बॉस बताता है कि वो तुम्हारा सारा सामान ले गए हैं। ये सुनकर मेजी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या वो मेरी पिक्चर भी साथ ले गए हैं। तो उसका बॉस कहता है कि शायद। मेजी अपने बॉस से कहता है कि वो मेरी एक बहुत जरूरी चीज ले गए, इसलिए मुझे उनसे वो चीज वापस लेकर आनी ही होगी। मेजी जब यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ पर बिशिंग भी आ जाती है। मेजी बिशिंग को इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन बिशिंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे ज़ांग के बारे में कुछ बता दो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मेजी इसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। अब मेजी इन लड़कों से अपना सामान वापस लेने के लिए आ जाता है, लेकिन ये सामान देने के बजाय इससे बदतमीजी कर रहा होता है। मेजी भी गुस्से में इसका गिरबान पकड़ लेता है तो ये कहने लगता है कि तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम बदले नहीं हो, क्योंकि हम जैसे लोग कुछ किताबें पढ़कर नहीं बदल सकते। मेजी से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो ये कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि 10 साल जेल में गुजारने के बाद तुम्हारी सजा खत्म हो गई है और ये कि मिस्टर ली की मौत को भुलाया जा सकता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेजी ज़ांग को मैसेज कर रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं कि जो मुझे धोखा देगा उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए कि ज़ांग का स्कूल यूनिफॉर्म का कोट नीचे फेंकता है। ये देखकर मेजी डर जाता है और इससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। मिस्टर ली कहता है कि पुलिस को कॉल करने से पहले उसको अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। ये कहकर ये मेजी को मारता है तो मेजी भी गुस्से में इससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। तो ली कहता है कि वो मर चुका है। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। मेजी ली के सर पर एस्ट्रे मारता है। मेजी अब इनसे कहता है कि मैंने पास्ट में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो तुम लोग भी फ्यूचर में मेरे पास नहीं आना। ये कहकर मेजी जाने लगता है, लेकिन ये लड़का फिर से मेजी को मारने लगता है। अब बिशिंग में यहाँ पर आ गई होती है। बिशिंग यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता और ऐसे ही बिशिंग मेजी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। मेजी जल्दी से अपने बैग में पिक्चर ढूंढने लगता है। जब उसको नहीं मिलती तो ये वापस जा रहा होता है। बिशिंग इसको रोकते हुए कहती है कि ये पिक्चर मेरे पास है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैंने ले ली थी। यहाँ से रास्ता बंद होता है और वो लड़के भी यहाँ पर इनका पीछा करके आ गए होते हैं। बिशिंग के भाई लिन ने इनको बिलीड रूम से निकलते हुए देख लिया होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है और इनको मारते हुए कहता है कि मेरी बहन को तुम लोग नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और साथ ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर ये सारे लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। बिशिंग अपने भाई से पूछने के लिए आती कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ। अब बिशिंग मेजी को देखती तो वो भी यहाँ से जा चुका होता है। इसको याद आता है कि सुबह नर्स ने बताया था कि वो सुबह इसलिए इतनी जल्दी में था क्योंकि वो कह रहा था कि
उसको कोई फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए जल्दी से बीशिंग भी एयरपोर्ट आ जाती है। एयरपोर्ट पर आकर बीशिंग अपने आप से कहती है कि मेजी जा चुका है, एक बार फिर मुझे तुम्हारे बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा। बीशिंग कहती है कि सारी मेरी गलती, क्योंकि मुझे बहुत देर में ये सब कुछ समझ आया है। दूसरी तरफ मेजी ऑब्जर्वेटरी आया होता है, ये इसी शहर में होता है। मेजी यहाँ पर 2 ड्रिंक्स लाया होता है और अपने जांग की पिक्चर निकाल कर कहता है कि मुझे अब जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सांग बीशिंग को इसके घर जाते हुए देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर मेजी आ जाता है, जो कि सांग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस यहाँ पर आ गई थी, इसलिए वो दोबारा इसको तंग करने के लिए नहीं आएंगे। सांग से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा, तुमने बीशिंग के लिए इतना कुछ किया है, उसके बावजूद भी तुम उसको कुछ बताना नहीं चाहते। सांग कहता है कि उसको मैं याद नहीं रहूंगा, और वैसे भी उसके पास कोई है जिसको वो पसंद करती है। मेजी कहते कि तुम उससे जाकर बात क्यों नहीं कर लेते। तो सांग कहते कि मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी परेशानी के वो अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ले, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी और ज़ेनियो की विश पूरी करे। मेजी कहता है कि इन बातों को छोड़ो, मैंने एक कैमरा बोरो किया है, हम एक साथ पिक्चर लेते हैं और जब हम 10 साल बाद इसको देखेंगे तब तक तुम एक वेटनरी डॉक्टर बन गए होगे और हो सकता है कि तब तक मैं एक फेमस बॉस बन जाऊँ। ये कहते हुए मेजी सांग के साथ पिक्चर लेता है। मेजी सांग से कहता है कि जब ये लिन वाला केस खत्म होगा तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए ज्यादा हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। सांग कहते कि तुम इमोशनल नहीं हो, हम जरूर मिलेंगे। तो मेजी कहते कि क्यों ना हम इस पिक्चर पर 2020 लिखते, अगर तब तक मैं तुम्हें याद हुआ तो हम लोग साथ में ड्रिंक पियेंगे। सांग कहते हैं कि मैं ये अपॉइंटमेंट याद रखूंगा। मेजी इन्हीं सब बातों को याद करके उदास होता है। अगले दिन मेजी अपनी शॉप पर होता है तो ज़ेनियो के साथ तेंग तेंग कार लेने के लिए आती है। तेंग तेंग ज़ेनियो से पूछती है कि क्या तुमने ये कार बीशिंग के साथ ऑर्डर नहीं की थी। तो ज़ेनियो कहता है कि नहीं, मैंने ये 2 दिन पहले ही की है। तेंग तेंग कहती है कि तुमने मेरी खातिर बीशिंग को छोड़ दिया, तो क्या पता तुम अचानक मुझसे भी शादी करने से इनकार कर दो, वो भी किसी और की खातिर। मेजी ने सारी बातें सुन ली होती हैं। ज़ेनियो तेंग तेंग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेजी को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। मेजी ज़ेनियो के पास आता है तो ज़ेनियो कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, और मेजी इसके फेस पे पंच मारकर यहाँ से चला जाता है। जाते हुए मेजी बीशिंग को मिलने के लिए बुलाता है। बीशिंग मेजी से मिलने के लिए आ जाती है, कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से नहीं गए, और कहने लगती है कि मुझे सब मालूम हो गया है कि सांग ने मेरे लिए क्या किया है। मेजी कहता है कि तुम्हें अगर कुछ मालूम भी हो गया है तो क्या फायदा, सांग तुम्हारे लिए अभी भी एक स्ट्रेंजर ही है। बीशिंग कहती है कि मैं लिन के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, अगर उसने वो सब ना किया होता तो किसी के साथ भी कुछ नहीं होता। बीशिंग कहती है कि मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। तो मेजी कहता है कि तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछती। बीशिंग कहती है कि तुम दोनों सेम नहीं हो, तुम सांग के दोस्त हो। मेजी कहता है कि लिन ली को पैसे नहीं दे पा रहा था तो ली ने सोचा कि तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई को डराया जाए। सांग के पेरेंट्स ने उसको अब्रॉड जाने के लिए जितने भी पैसे भेजे थे, सांग ने वो सारे पैसे विड्रॉ करवा लिए। मैंने उसको मना भी किया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी सांग की मदद करनी पड़ी। तुम एंट्रेंस एग्जाम आराम से दे सको इसलिए सांग यहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आ गया। लेकिन सांग अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने भी उसकी मदद की। अब बीशिंग को याद आ जाता है कि हर बार उन लड़कों के साथ मेजी ने ही बीशिंग और सांग की मदद की थी। मेजी कहते हैं कि मैंने सांग से पूछा था कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन उसने मुझसे यही कहा कि वो चाहता है कि तुम्हारी भी ज़ेनियो की विश पूरी हो जाए। मैं तुम पर इसलिए इतना गुस्सा था क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि तुम ज़ेनियो से शादी कर रही हो। मेजी कहता है कि मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सांग तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, इसी वजह से मैंने सांग का कन्फेशन लेटर तुम्हें पेपर प्लेन के जरिए भेजा था। बीशिंग पेपर प्लेन का नाम सुनते तो इसको याद आता है कि एक दिन इसकी विंडो से एक पेपर प्लेन इसके रूम में आया था। मेजी कहता है कि सांग से रिलेटेड सिर्फ अब उसका ये मोबाइल फोन ही बचा है। बीशिंग मेजी को थैंक्स बोलती है। बीशिंग सांग का फोन ले लेती है। बीशिंग अब वापस आ रही होती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये फायरवर्क इवेंट में ज़ेनियो को शूज दे रही होती है तब वहाँ पर सांग भी मौजूद होता है और यहाँ पर सांग बीशिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो लड़के यहाँ पर भी बीशिंग का पीछा कर रहे होते हैं। यही देखकर सांग बीशिंग को वाटर बलून मारकर उसके पास चला जाता है ताकि ये लोग बीशिंग को देख ना पाए। मेजी ने बीशिंग को बताया होता है कि सांग तुम्हें हर दफा ही प्रोटेक्ट करता रहता था जिसकी वजह से मिस्टर ली को गुस्सा आ गया था। और अब दिखाया जाता है कि सांग लाइट हाउस पर होता है और ये सभी लड़के यहाँ पर भी आ जाते हैं। ली कहता है कि तुम्हारी और मेजी की हिम्मत कैसे मुझे मिलकर धोखा देने की। सांग कहता है कि लिन अपना कर्जा चुका देगा, उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की क्या जरूरत है। तो ली कहने लगता है कि तुम आखिर कौन हो, क्या तुम मेरे बॉस हो। ये सुनकर सांग कहता है कि पुलिस यहीं पर आ रही है। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है, ये सांग को मारना शुरू कर देता है। ली के आदमी इसको कह भी रहे होते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पुलिस आ गई है, लेकिन ली सांग को मारे ही जा रहा होता है और अब सांग भी इसकी टांग पकड़कर इसको जाने नहीं देता। सांग का फोन भी इधर गिर गया होता है। सांग ने मैसेज टाइप
टाइप किया होता है कि पेशिंग में तुम्हें पसंद करता हूँ, सांग उसको सेंड कर देता है और ली सांग को मारे ही जा रहा होता है और मारने के बाद ये सांग को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सांग नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर सांग पेशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। घर पहुँचते ही पेशिंग उसी लेटर को अपने डेस्क के नीचे तलाश करने लगती है। पेशिंग को वो लेटर मिल जाता है। पेशिंग कभी लेटर पढ़ने लगती है। सांग ने इस लेटर में लिखा होता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें उस टाइम से पसंद करता हूँ जब हम बहुत छोटे थे। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।